चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ही शायद सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। चाइना की सीक्रेट और कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से इसका जो भी डेवलपमेंट होता है स्पेस के ऊपर वो हमसे छुपा हुआ है। पिछले कुछ सालों में हमें थोड़े बहुत टुकड़े जो कि यहाँ वहाँ से हमें मिल जाते हैं चाइना के न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से भरोसा करना पड़ता है। तो इसी वजह से चलिए जान लेते हैं कि जो कुछ भी हमें पता है चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगर थोड़ा पीछे जाए सीएनएसए की जड़ों तक तो वो भी एक हिस्सा थे कोल्ड वॉर का, जिस तरह से नासा और रॉसकॉस्मोस थे। मगर यूएस और रशिया की तरह नहीं, चाइना का स्पेस प्रोग्राम था वो किसी भी साइंटिफिक और इकोनॉमिक सुपीरियरिटी को प्रूव करना नहीं था, मगर चाइना का स्पेस प्रोग्राम था सेल्फ डिफेंस के लिए। क्योंकि 1950 में यूएस और यूएसएसआर ने न्यूक्लियर वेपन्स पर काम करना शुरू कर दिया था और 1953 में प्रेसिडेंट आइजनहावर ने चाइना को धमकी दी कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन से उन्हें ख़त्म कर देंगे। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने ये सोचा था कि इसकी वजह से चाइना जो है वो कोरियन वॉर को ख़त्म करने की ट्रीटी कर पाएंगे चाइना के साथ, मगर चाइना इससे अलग ही दिशा में चला गया। चाइनीज़ लीडर माओ जेडोंग ने एक मीटिंग बुलाई सेंट्रल कमेटी की और चाइना ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसका कोड नेम था 02, जनवरी 15, 1955 में लॉन्च किया। जब यूएसएसआर ऑर्बिट में पहुंचा स्पुतनिक के साथ 1957 में, चाइना ने यह डिसाइड किया कि वो और एफर्ट लगाएंगे खुद के स्पेस प्रोग्राम, जिसका कोड नेम था प्रोजेक्ट 581। जो शुरुआती गोल था ये था कि उनको सैटेलाइट लॉन्च करनी है 1959 तक, जो कि 10 साल की एनिवर्सरी होती कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की जो 1949 में हुई थी। ये टाइमलाइन तो मीट नहीं हो पाई, मगर जो चाइना था वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करने लगा आने वाले कुछ सालों तक यूएसएसआर की मदद से। देखा जाए तो 1950 में जो चाइना और यूएसएसआर का रिश्ता था वो मजबूत नहीं था, मगर जब भी पॉसिबल होता वो साथ में काम करते थे। एक एग्जांपल उनकी यूनिटी थी, उनका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोग्राम था जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला। उसमें उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी सोवियत R2 रॉकेट की, और चाइना जो है उसकी वजह से डोंगफेंग 1 बना पाया 1958 तक। इसके बाद उसने T7 रॉकेट बनाया 1960 में, जिसका जो कि चाइनीज़ कॉपी था सोवियत R7 रॉकेट का। उसी साल चाइना ने पहला सक्सेसफुल लॉन्च कंप्लीट किया डोंगफेंग 1 का, और चाइना ने जो अपना डोंगफेंग 1 का डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव किया डोंगफेंग 2 के साथ। मगर इस रॉकेट का जो फेल हो गया टेस्ट के दौरान 1962 में, और इन चीज़ों के बाद भी चाइना ने अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम किया और 1964 में उनका बहुत ही बड़ा अच्छा साल गया, क्योंकि उन्होंने अपना अपडेटेड वर्जन जो था डोंगफेंग 2 का उसको लॉन्च कर दिया, और जिसका नाम था डोंगफेंग 2A। और ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि चाइना जो है वो स्पेस में T7 रॉकेट के साथ पहुंचने वाला था, और वहां पे उसने 8 सफ़ेद चूहों को डाला, स्पेस में भेजा और उसके बाद वापस उन्हें ले भी आए। मगर चाइना काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि जो यूएस और सोवियत यूनियन है वो हमेशा उससे एक कदम आगे थे। चाइना चूहों को स्पेस में भेज रहा था, मगर वहीं पर लीडर जो है पहले इंसानों को स्पेस में भेज चुके थे। उन्हें कैचअप करने के लिए 1967 में माओ जेडोंग ने अपने स्पेस प्रोग्राम को कमांड किया कि वो इंसानों को स्पेस में भेजने का काम करें, और इसकी वजह से जो चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं वो 2 रॉकेट्स के साथ आए, जो कि थे 2 स्टेज का तो फेंग बाओ 1 1969 में, और 3 स्टेज का चैंगजेन 1 1970 में। जो टैंगजेंग 1 था वो अपने लॉन्ग मार्च 1 के नाम से भी जाना जाता था, और जब चाइना क्रू मिशन को ज्वाइन किया उससे पहले उन्होंने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की डोंगफोंग होंग 1 के नाम से 1970 में, जिसमें उन्होंने चैंगजेन 1 का इस्तेमाल किया। यह मिशन जो है वो सक्सेस हुआ, और इसी के साथ साथ जो है चाइना का सबसे पहला सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च बना। इस सक्सेस के साथ साथ चाइना का जो क्रू प्रोग्राम था वो 1971 में ऑफिशियल हो गया प्रोजेक्ट 714 के नाम से, जिसकी वजह से उन्होंने 2 इंसानों को स्पेस में भेजा 1973 में। टेक्नोलॉजिकली तो चीज़ें तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मगर दिक्कत ये हो गई कि चाइना जो है वो अपना अलग नया माइलस्टोन जो है वो कई दशकों तक नहीं बना पाता, क्योंकि 1966 में चाइनीज़ कल्चर रेवोल्यूशन जो है वो खड़ा हो गया। इसी के साथ साथ वो एक मूवमेंट चला जहाँ पर चाइना के पूंजीपतियों को हटाया जाए और चाइनीज़ कम्युनिज्म को बचाया जाए। क्रांति के दौरान आर्थिक गतिविधियां भी रुक गई और प्राचीन स्मारकों को भी तोड़ दिया गया। 5 लाख से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और चीज़ें और भी ख़राब होने वाली थी 1970 की शुरुआत में, जिसकी वजह से स्पेस प्रोग्राम में दिक्कतें आने लग गई। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए माओ जेडोंग की डेथ 1976 में हो गई, जिसकी वजह से चाइनीज़ स्पेस प्रोग्रेस रुक गई।
1975 में चाइना ने पहला रिकवरेबल सैटेलाइट तो लॉन्च कर दी थी और वो लॉन्ग मार्च 2C में और लॉन्ग मार्च 3 में 1980 के दौरान काम करने लगे थे, मगर ज़्यादा कुछ उसमें हुआ नहीं। और उसके कुछ ही समय बाद हमने सोवियत यूनियन का कोलैप्स देखा, जिसकी वजह से चाइना जो है वो बहुत ही बड़ा प्लेयर बन गया प्रिजर्व करने में चाइनीज़ कम्युनिज़्म को, और वो आगे जाकर बहुत सारे नाम कमाने वाले थे, जैसे कि चाइना का रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और जिसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बनाने वाले थे वो। और उनमें से एक ही रिफॉर्म जो था, उनकी वजह से उनके स्पेस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शिफ्ट हो गई, और इसकी वजह से 1993 में स्पेस प्रोग्राम जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, जिसमें एक तो था चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या CNSA, और दूसरा था चाइना साइंस एंड इंडस्ट्री एरोस्पेस कॉरपोरेशन या CASIC। CNSA को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो प्लान करें और स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करें, और CASIC को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। इस पॉइंट पे जो भी सारी ग्लोबल स्पेस टेंशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और US और रशिया भी साथ में काम करने लगे थे ISS पे। तो स्पेस रिलेटेड मिशन जो थे वो प्रायोरिटी नहीं थे चाइना के लिए, मगर वो अपने क्रू मिशन पे काम करना शुरू कर चुके थे दोबारा से। आने वाले कुछ सालों में चाइना अपने सेंजू स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने में लग गया, जो कि रशियन सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट का एक मॉडिफाइड वर्जन था, और उन्होंने पहला अपना सक्सेसफुल लॉन्च कंप्लीट कर लिया शेंजू स्पेसक्राफ्ट का 1999 में, और 4 साल बाद उन्होंने पहला क्रूड मिशन भी कंप्लीट कर लिया शेंजू 5 से 2003 में। और ये मिशन जो था वो बहुत ही छोटा और सिंपल था। एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम था यांग लुआई, वो अक्टूबर 13 को लॉन्च किया जाएगा, और वो ऑर्बिट करने वाला था अर्थ को 21 घंटों तक, और उसके बाद अक्टूबर 15 को नीचे आने वाला था। और ये मिशन भी जो था वो सक्सेस हो गया, और चाइना को तीसरा देश बना दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इंसान को चांद पे भेजा था खुद के रॉकेट में। और क्योंकि चाइना स्पेस क्लब का हिस्सा तो बन चुका था, जो उनका अगला कदम था वो ये था कि उनको मून क्लब ज्वाइन करना है। उस सक्सेसफुल मिशन के बाद CNSA अपना चाइनीज़ लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो है वो 2003 में शुरुआत करने वाला था। इस प्रोग्राम में रोबोटिक मिशन थे वो चांद पे भेजने वाले थे, जिसकी वजह से वो इंसान को आराम से चांद पर बाद में भेज सके। पहला कदम ये था कि एक रॉकेट बनाया जाए जो कि चांद पे जा सके। तो चाइना ने अपनी डेवलपमेंट जो है लॉन्ग मार्च 3B और 3C पे शुरू कर दी, और इसी के साथ साथ इसी की वजह से उनके बहुत सारे लूनर मिशन हुए, और जो कि 2007 तक हुए। चाइना जो है उसने चांगे 1 मिशन को कंप्लीट किया, और चांगे 2 मिशन को भी 2010 में कंप्लीट किया। इन 2 मिशन जो थे उनका लूनर मिशन से संबंध था, क्योंकि इसमें वो जाकर चांद का चक्कर लगा रहे थे और जो लूनर सरफेस थे उसको मैप किया था। इसी के बाद चाइना का एक और अच्छा एक एडवांटेज था कि उनके पास डिटेल्ड मैप था लूनर सरफेस का। तो इसी की वजह से उन्होंने चांगे 3 में 2013 में और चांगे 4 में 2018 में दोनों मिशन में जो था वो लीनियर सरफेस थी जो चांद की, वहाँ पे एक रोवर को छोड़ना था। चांगे 4 को चांद की दूर वाली साइड पे छोड़ा जाना था, और इसकी वजह से चाइना को टाइटल मिला कि उन्होंने पहली सॉफ्ट लैंडिंग कंप्लीट करी है मिशन की, जो कि दूर वाली साइड में चांद की थी। चांगे 4 के साथ ही चाइना ने एक और कंप्लीट करने का अटेम्प्ट किया लूनर माइक्रो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट मिशन का। इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जिसकी वजह से टेस्ट किया जा सके कि लूनर ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह से पौधों और कीड़ों को अफेक्ट करती है। दिक्कत इसमें ये हो गई कि जो पौधे थे वो जमकर मर गए थे, और साथ ही साथ जो कीड़ों के अंडे थे उनमें से कभी भी कोई बाहर नहीं निकला। इसी की वजह से छोटे इस फेलियर की वजह से चांगे 4 ने चाइना को टेस्ट करने में मदद करी। उनका कम्युनिकेशन जो था वो चांद की दूसरी वाली साइड से, और फेज़ 2 जो अपना लूनर प्रोग्राम था उसको कंप्लीट करने में जो अगला फेज़ था उसमें लूनर सैंपल्स को चांद से चांगे 5 और 6 की मदद से लाना था। CNSA ने ये मिशन भी कंप्लीट कर लिया था 2020 के आखिर तक, और चाइना जो है वो अपना पहला लूनर सैंपल 1976 का लाने में कामयाब हो गया। आगे बढ़ते हुए चांगे 6 ने एक और चीज़ को डिज़ाइन करके बनाया गया था कि वो लूनर सैंपल्स को वापस ला सके 2023 या 24 में उसे लॉन्च करना था। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो CNSA का प्लान था कि वो फेज़ 4 में जाएंगे, जिसमें ये इंक्लूडेड था कि वो एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने वाले हैं। और इसी के साथ CNSA का ये जो प्लान था इस स्टेशन को इस्तेमाल करके एक क्रूड लूनर मिशन को भेजना था 2030 तक। और ये सारी बातें कवर करती चाइना के एम्बिशन चांद को लेके, मगर उनके बहुत सारे प्लान्स हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी।
हमें ये देखना पड़ता है कि चाइना जो है वो आईएसएस में 2011 में बैन हो गया था क्योंकि उनकी ट्रांसपेरेंसी कम थी सीएनएसए से। और इस सिनेरियो में बाकी देश तो ये करेंगे कि वो आगे जाकर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे काम करने के लिए बाकी आईएसएस कंट्रीज़ के साथ। मगर चाइना ने ये डिसाइड किया कि वो आगे जाकर खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे और 2011 में चाइना ने टियानगोंग 1 को लॉन्च किया, जो कि एक छोटी सिंगल मॉड्यूल स्पेस स्टेशन है। और ये स्पेस स्टेशन था वो स्पेस में रहा अप्रैल 2018 तक, जहाँ पे डीऑर्बिट हुआ और डिस्ट्रॉय हो गया। इसी के साथ चाइना ने टियानगोंग 2 को भी लॉन्च किया 2016 में, और ये स्टेशन भी डीऑर्बिट हो गया जुलाई 2019 में। और क्योंकि चाइना ने 2 छोटी स्पेस स्टेशंस को लॉन्च कर दिया था, वो एक बड़े वाले स्पेस स्टेशन को भी टियानगोंग 3 जो है 2022 में लॉन्च करने वाले हैं। और टियानगोंग 3 में बहुत बड़ा होने वाला है ये, और इसमें 3 मॉड्यूल स्पेस स्टेशन होने वाले हैं, जिसमें ज़्यादा जो है आईएसएस का सिमिलरिटी आने वाली है। चाइना ने ये भी रिवील किया है कि वो एक स्पेस टेलीस्कोप भी माउंट करने वाला है टियानगोंग 3 में, और जिसकी वजह से वो एक ऑब्जर्वेटरी पोर्शन भी बनाएंगे स्टेशन में अपने। इन चीज़ों के अलावा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सीएनएसए काम कर रहा है लास्ट में, वो है ताइनवान 1। ताइनवान 1 एक ऐसा मार्शियन ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है जो चाइना मार्स में भेजा था उसने पिछली गर्मियों में। ये व्हीकल सक्सेसफुली मार्शियन ऑर्बिट में घुस गया था फरवरी 2021 में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी लैंडिंग अटैम्प्ट जो है वो मई या जून तक हो जाएगी। दिन के आखिर में चाइना की जो भी स्पेस प्रोग्राम है उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी, क्योंकि कोल्ड वॉर की टेंशन थी उस समय। मगर जैसे कि यूएस और यूएसएसआर के साथ हुआ, जो चाइनीज़ स्पेस प्रोग्राम था वो धीरे धीरे बंद होने को आया जब कोल्ड वॉर कम हुई और ढीली पड़ गई। मगर जो इकोनॉमिक बूम आया चाइना में पिछले 20 सालों में, इससे नए स्पेस रेस शुरू हो चुकी है स्पेस स्टेशन के रिलेटेड। और जो चांद और मार्स है, अभी के लिए ऐसा लगता है कि चाइना की जो टाइमलाइन है इन प्रोजेक्ट्स पे वो ये है कि 2020 वाला हिस्सा तो वो एक स्पेस स्टेशन बनाने में लगेंगे और रोबोटिक मिशन जो कि चांद और मार्स के लिए होंगे, और इसी के साथ 2030 तक वो एक क्रूड लूनर मिशन को कंडक्ट करेंगे और अपने मार्शियन मिशंस की प्रोग्रेस बढ़ा देंगे, और फाइनली अपने 2040 से 2050 तक वो इंसानों को लाल ग्रह तक लेके जाएंगे। और यही स्टेट है सीएनएसए की आज। क्या आपको लगता है चाइनीज स्पेस प्रोग्राम कैसा है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने अच्छे से समझा है कि ओरिजिन्स और एवोल्यूशन जो भी हुआ चाइनीज स्पेस प्रोग्राम में अच्छे से। और इसी के साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर आईडी वीडियो आइडिया सजेस्ट करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी सवालों के लॉजिकली आंसर के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।